इस दशक का पहला आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। बजट पर लोगों की क्या है प्रतिक्रिया, सीधे चलेंगे अयोध्या, जहां पर ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला लोगों के साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल तुषार, देखिए तुषार, बात साफ है कि हमेशा जब भी बजट पास होता है तो कभी खुशी और कभी गम का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन इस बार चूंकि 2021 में कोरोना काल के बाद से जब बजट पास हुआ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसके बाद से अयोध्या वासी क्या समझ रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं इस पूरे बजट को, हम बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले समाज सेविका है श्वेता राज सिंह जी, हम आपसे समझेंगे कि आज इस बजट को आप किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, ऐसा है जैसा कि हम वैश्विक महामारी से अभी अभी उबर रहे हैं, तो जो एक्सपेक्ट किया था कि हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ सरकार करेगी, तो हेल्थ को लेकर के सरकार ने बजट में 137% का इजाफा किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और न्याय ये जनता को मुफ्त मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हमारी ये सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। और शिक्षा में भी थोड़ा बहुत बजट इन्होंने लेकर के आए हैं कि प्राथमिक विद्यालयों का कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब उनका बेहतरीकरण के लिए। किंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक महिला हूं तो एक महिला के तौर पे जो चीजें देखती हूँ कि कहा गया है कि सोने चांदी के दाम पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम करी गई है, किंतु हमारी गैस का पैसा कम हुआ है कि नहीं हुआ है, राशन का पैसा कम हुआ है नहीं हुआ है, इन सारी चीजों से हमको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उस पर बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं आया है। हर बार बजट जब भी बढ़ता है, चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम हमेशा बढ़ जाते हैं, इस बार भी करीब 2.5 से 3 रुपए बढ़ने की संभावना है, लेकिन वह बजट मूल्य जो है आम पब्लिक पर नहीं आएगा, यानी सरकार जो है अपने आप टैक्सेस में जो है कम करेगी। क्या कहेंगे इस बजट को? इस बजट में उन्होंने कहा तो है कि उसको सब्सिडी से मैनेज कर लेंगे, वो रेट बढ़ने नहीं पाएगा, मगर ऑलरेडी जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं वो व्यापारियों का कमर तोड़े। क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार को समझता हूँ, और व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है, एक तरह से इग्नोर किया गया उनको व्यापार से संबंधित। बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छा संदेश गया है। क्या कहेंगे? मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा, चूंकि बजट नए साल में आया और पहला बजट आया है, कोरोना काल के बाद आया है, किस नजरिए से? देखिए, ये बहुत ही टिपिकल कंडीशन थी इस वक्त देश के लिए जब कोरोना महामारी फैली, और उसमें ये बजट जो आया इसको कहा जा सकता है कि हालांकि इसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इससे असंतुष्ट रहेंगे क्योंकि उनके लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है, और जो व्यापारी वर्ग है वो भी असंतुष्ट रहेंगे क्योंकि उनके लिए भी कुछ खास नहीं है। हालांकि सरकार ने कुछ नई प्रोसीडिंग्स इसमें दी है, जैसे सड़कें बनवाने के लिए 3500 किलोमीटर जो है इसमें नेशनल हाईवे बनवाने की बात कही गई है, 11,000 किलोमीटर सड़कें बनवाने की बात कही गई है। हालांकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो चाहते थे कि गैस सिलेंडर की दामों में कमी आए। हालांकि जो महिलाएं हैं, जैसे सोने चांदी की बात हो रही थी, अभी हमारी बहन ने बताया कि वो इसको लेकर संतुष्ट सी नजर आ रही हैं। लेकिन एक जो मध्यम वर्गीय फैमिली जो चाहती थी, किसान वर्ग जो चाहता था, जो आम जनता चाहती थी, उसमें कहीं ना कहीं असंतुष्ट वो लोग दिखाई पड़ेंगे क्योंकि उनके लिए इस बजट में कुछ खास नहीं दिख रहा है। कुछ खास आम वर्ग के लिए नहीं दिख रहा है। अगर बात की जाए, चूंकि वित्त मंत्री एक महिला है, तमाम सारी महिलाओं को किचन सामग्री को लेकर के तमाम सारी उम्मीदें थी। देखिए, उम्मीदें तो थी, और हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि 100 वर्षों में इस प्रकार की महामारी एक बार आती है, और 100 वर्षों की महामारी के बाद 100 वर्षों में एक बार ऐसा बजट भी आया है। तो अपने आप में अभूतपूर्व हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पहली बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इतना बड़ा बजट आवंटित किया गया है, और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के अच्छा खासा बजट दिया गया है। अब की बार बिहार चुनाव को देखते हुए शायद एक अच्छा खासा बजट वहां के लिए एलोकेट किया गया है। लेकिन जो भी है, ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारे देश में आगे चल करके सर्विसेज उतनी बेहतर होंगी। क्योंकि आज हम कहीं मात खाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मात खाते हैं। हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमारे पास उतने बड़े अस्पताल नहीं है। आज आप देखिए, हम अयोध्या नगरी में खड़े हैं, तो अयोध्या नगरी के लिए तो एक एम्स तो हम चाहते ही हैं
क्योंकि आप वैश्विक पटल पे चाहते हैं कि अयोध्या नगरी का नाम हो, तो उस हिसाब से हमारे पास एक एम्स होना चाहिए, हमारे पास वैश्विक स्तर का एक विद्यालय, विश्वविद्यालय होना चाहिए, जबकि हमारे पास विश्वविद्यालय लेकिन यहाँ एक भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है उस तरीके के। तो हमारे बच्चों को आज भी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमको ये पता चला है कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन का यहाँ पे वो पास हुआ है और उसके लिए डिमार्केशन भी हो चुका है लैंड का। देखिए, बुलेट ट्रेन से पहले जो साधारण समस्याएं हैं लोगों की, उससे भी उबारना बहुत जरूरी है पब्लिक को, क्योंकि ये पब्लिक है आपको वोट दे रही है। और इसके बाद अगर हम मध्यम वर्गीयों की बात करते हैं तो आपके यहाँ 3 करोड़ टैक्स पेयर हैं और 140 करोड़ आपकी जनसंख्या है। तो आप ये बताइए, ये अन्याय नहीं है कि 3 करोड़ से टैक्स वसूल करके आप 140 करोड़ का पेट भर रहे हो? कुल मिलाकर के जो बजट आया है वह बिल्कुल ही संतोषजनक है और संतुष्टि दिखाई दे। कोरोना काल को देखते हुए जो भी मध्यम वर्गीय के लिए जो बजट आया है, मैं उससे पूरा संतुष्ट हूँ। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो इतनी तकलीफ जनता ने झेली है कोरोना काल में, उसको देखते हुए जो भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आया है, कोई संतुष्ट होगा, कोई असंतुष्ट होगा, लेकिन मैं पूरा संतुष्ट हूँ। बिल्कुल तुषार, तो देखिए यह वो हकीकत है जिसमें चूंकि 2021 में पहला बजट पास हुआ और पहले बजट में ही जो संतुष्टि है, जो एक खुशी है, वह जरूर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखा जाए जिस तरीके से आज के अगर इस पूरे बजट को देखा जाए तो ये लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने वाला मुझे लगता है ज्यादा ये बजट है। और जिस तरीके से बुजुर्गों को यहाँ पर 75 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उन्हें टैक्स पेयर्स नहीं रहा जाएगा, यानी कि वो अगर टैक्स पेयर्स हैं तो उनको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो टैक्स पेयर्स के दायरे से बाहर होंगे। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, इस पर जरा बातचीत कीजिए कि टैक्स स्लैब में बदलाव ना करना। बिल्कुल, देखिए एक सीनियर सिटीजन जो टैक्स नहीं देंगे, एक बड़ा बदलाव आया, चूंकि एक बुजुर्गों को एक बड़ा महत्व दिया गया है इस बिल के को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, ये अच्छी बात है कि हाँ 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो भी पेंशन मिलती थी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये तो अपनी चीज है। लेकिन बुजुर्ग हमारे कितने प्रतिशत हैं, इस चीज पे भी एक बार फोकस करना चाहिए। अगर हम ये देखते हैं कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्ष, आप ये सोचिए कि लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों के जॉब्स गए हैं और लोगों के पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए। शिक्षण संस्थान को लेकर के कोई भी नियम कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। उसको लेकर के आप प्राइमरी विद्यालयों को इतना बेहतर करिए, अपनी प्राइमरी शिक्षा इतनी अच्छी करिए कि हमको प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्जन के लिए अपने बच्चों को ना भेजना पड़े। तो ये सारी चीजें सरकार ही कर सकती है और ये सारी चीजें करने के लिए सरकार को उसी प्रकार से अपने बजट को आवंटित करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी जो बजट है, बात साफ है कि अगर हमें कुछ बेहतर करना है तो बजट में संशोधन भले ही हो। राघवेंद्र, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जो पहले टैक्स स्लैब थे वही इस बार हैं। और एक बजट से खास तौर पर टैक्स पेयर्स को एक उम्मीद होती है कि देखिए टैक्स स्लैब में कुछ अंतर रहेगा। और आज इस बार इस बजट से उम्मीद भी थी कि कुछ ऐसा स्लैब के लिए किया जाए जिससे कि यानी कि छूट ज्यादा की जाए, जिससे कि जेब में पैसा ज्यादा आए, जो कि नहीं किया गया। इस पर किसी की राय लीजिए कि किस तरह से रिएक्शन है इस पर। हाँ बिल्कुल, हम इन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो पहले बिल थे कभी कोई ऐसा संशोधन करते हुए उसे नहीं बढ़ाया गया। क्या कहेंगे आप? किस टॉपिक पे क्या नहीं? देखिए, पिछले चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद से लगातार जो है हर बार कुछ ना कुछ बढ़ता रहता था रेट। कोरोना काल के बाद से हमें कई जगहों पर छूट मिली। इस बार चूंकि कोरोना काल के बाद पहली बार जो बजट है, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देख, कोरोना काल के बाद बजट तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगहों पे पैसा तो गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती, लिमिटेड है। मगर शिक्षा पे खर्च किया, मैडम ने कहा शिक्षा का उच्चीकरण करना अनिवार्य था तो किया। मगर कुछ जो इग्नोर किया, व्यापारियों को इग्नोर किया और किसानों को इग्नोर किया, तो इससे थोड़ा सा असंतुष्टि भी है। मिडिल क्लास को इग्नोर किया। किसानों के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं, डीजल में चलिए सबसे, मगर रेट कम करने का कोई ऐसा कोई प्राविधान नहीं लाया गया जिससे रेट कम हो। तो किसान तो ऑलरेडी पीड़ित है। यही सवाल हम आपसे करेंगे, क्योंकि हर बार जो है बजट में कुछ ना कुछ संशोधन होता है, लेकिन इस बार लगभग सिमिलर है। देखिए, आप ये सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया है, हमारी जीडीपी कहां से कहां पहुंच गई है और कितना नुकसान बर्दाश्त किया है पूरे वैश्विक पटल पे। हर सरकार ने बर्दाश्त किया है, हर अर्थव्यवस्था ने बर्दाश्त किया है। तो इसलिए अगर संशोधन नहीं है बजट में तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबका संशोधन जिसकी आवश्यकता थी हमको कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ बेहतर हो, वो बेहतर हो रही है। और किसानों के लिए अभी आप कह रहे हैं कि कुछ खास नहीं है। किसानों, ये सरकार ने ओपनली बजट में डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी जो भी पैदावार है, उसमें जो भी लागत उनकी आई है, उसका 1.5 गुना वो किसानों को देंगे ही देंगे।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि हाँ, जो आपने लगाया है उससे 1.5 गुना बढ़ करके आपको मिल रहा है वापस। इन चीजों जो अच्छे पहलू हैं उनको भी सामने रखना जरूरी है। हाँ, मैं थोड़ी सी असंतुष्ट इस चीज को लेकर के जरूर हूँ कि वो माता पिता जो फीस नहीं भर पाए हैं अपने बच्चों की, पूरे समय में कहीं पे भी फीस माफी नहीं हुई है। कुछ एक सरकारों ने फीस माफी करी, कुछ एक प्रदेशों में, लेकिन जहां पे बड़े स्तर पे ये प्रधानमंत्री जी द्वारा एक छूट दिया जा सकता था मध्यम वर्गीयों को, ये नहीं दिया गया। ये अफसोस है। सोना चांदी में जो है रेट में कमी होगी, कितनी खुशी है? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है सोना चांदी पहनने का, लेकिन फिर भी ये महिलाओं के लिए अच्छी चीज है, वेलकम है। और सबसे बड़ी बात उन माता पिताओं के लिए अच्छी चीज है जिनके जो अभी जिनको अपनी बेटियों को ब्याहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोझ उन्हीं के ऊपर पड़ता है। तुषार, तो देखिए वो तमाम सारी चीजें हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद जब बड़ी एक आपदा के बाद देश उभर रहा है, वैक्सीन आई हुई है और उसके बाद से जिस तरह से देश की स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं से बिल को बढ़ना था, बजट बढ़ना था, पॉकेट का खर्च भी बढ़ना था, लेकिन अगर वह नहीं बढ़ा है तो वाकई अयोध्या वासी पूरी तरीके से सहमत दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। राघवेंद्र, जिस तरह से पावर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है, और ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखें ऊर्जा क्षेत्र का प्राइवेट होता है, क्योंकि एक प्रावधान यह भी किया गया कि आने वाले समय में अब ग्राहक खुद चुनेगा कि उसे किस कंपनी से बिजली लेनी है, प्रीपेड मीटर्स होंगे। और अगर ये सही तरीके से योजना फलीभूत होती है तो ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए रिलैक्सेशन होगा इस मामले में, क्योंकि कई राज्यों में अगर देखा जाए तो बिजली बहुत महंगी है, यूनिट्स पर 7 से 8 रुपए और 9 रुपए तक जाता है। तो ऐसे में ये रिएक्शन लीजिए कि अगर बिजली के दाम कम करने के लिए या प्राइवेटाइजेशन जो कि बेहतर कर देगा, फिर बिजली 24 घंटे आपको मिलेगी। बहुत से क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, तो ये कितना बड़ा कदम होगा सरकार का? बिल्कुल, देखिए एक बात आज निकल के आई है कि विद्युत क्षेत्र को जो है प्राइवेटीकरण की तरफ लाने को लेकर के, चूंकि पूरे देश में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। अगर वो प्राइवेटीकरण की तरफ जाते हैं, यानी अगर बिजली सेक्शन जो है वो प्राइवेट हो जाता है, तो कहां तक जो है सफल होगा हमारा देश, कितना और आगे बढ़े? देखिए, ये तो पूरी तरह जस्टिफाइड है, क्योंकि लोग कटिया मार करके कितनी बिजली की चोरी होती है। और सबसे बड़ी बात, वो बड़े बड़े लोग जो बिल नहीं भरते हैं और सरकार जो सरकारी विभाग के लोग जाते हैं उनसे पैसे वसूलने के लिए, उन लोगों से वसूल नहीं पाते हैं। तो ये तो मेरे इससे ज्यादा हर्ष का विषय कोई हो ही नहीं सकता है कि एक एक यूनिट बिजली जो खपेगी उसका पैसा प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर होगा कि वो कैसे वसूलती हैं। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन इसके कुछ गलत प्रभाव भी हो सकते हैं कि ऐसा ना हो कि प्राइवेट कंपनियां अपने मन माफिक पैसे वसूलना शुरू कर दें, क्योंकि मध्यम वर्गीय अभी भी उभर रहा है। और कोरोना ने जो घात लगाई है, आज जो दर्द दिया है, जो संकट दिया है हमको, इससे उभरने में आने वाले दशक भी कम पड़ेंगे। कोरोना ने संकट वाकई दे रखा है, उससे उभरने में थोड़ा सा दिक्कतें होगी। एक प्राइवेटीकरण की बात आ रही है कि पूरे बिजली विभाग को जो है कई सारी कंपनियों को दे दिया जाए और जिसका जहां मन हो, जैसे हम आज मोबाइल यूज करते हैं, कोई वोडाफोन यूज करता है, कोई आइडिया यूज करता है, इस तरीके से अगर हमें बिजली भी लेनी पड़े, चाहे वो प्रीपेड या पोस्टपेड, तो कितना ज्यादा और सहूलियत होगी? बिल्कुल सहूलियत होगी। अगर प्रीपेड बिजली गवर्नमेंट सोच रही है कि प्राइवेट करने से ये सुधर सकता है, तो गवर्नमेंट के पास अपना स्ट्रक्चर भी काफी बड़ा है, उनके अपने संशोधन करना चाहिए सिस्टम को। अब प्राइवेट आदमी तो मनमानी तरीके से लागू करेगा और उसको पब्लिक झेलेगी। सरकार को अपने सिस्टम को प्रीपेड लागू करना चाहिए और पूरा पैसा वसूलना चाहिए। बिल्कुल, यानी हम आपसे भी यही सवाल करेंगे कि अगर बिजली प्राइवेटीकरण की बात की जा रही है, कितना और ज्यादा सफल होगा यह प्रयास? देखिए राघवेंद्र जी, पहली चीज तो ये कि आखिर सरकारी कर्मचारियों में ऐसी क्या खामियां हैं कि जैसे अभी मैंने कहा कि कटिया लगती है, तो ऐसी क्या खामियां हैं कि सरकारी कर्मचारी इन चीजों को नहीं दूर कर सकते, वो सुधार नहीं ला सकते। और इस बात की क्या गारंटी है कि जब बिजली प्राइवेट हो जाएगी और उसके बाद इन सारी चीजों पे रोक लग जाएगी, तब भी चूंकि हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो लगातार कहीं ना कहीं से अगर कोई कटिया लगाता है, गलत करना चाहता है, तो वो कह लीजिए या तो विभाग से दुखी है और या सरकार से दुखी है, क्योंकि अपने खुशी मन से कोई चोरी करना नहीं चाहता, ये तो मजबूरी होती है लोगों की। सरकार सुधार करने को लेकर के एक कदम आगे बढ़ रही है। नहीं, सुधार करने को लेकर आगे बढ़ रही तो प्राइवेटीकरण जो उसका होगा, मान लीजिए उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सुधार तो हो सकता है, लेकिन अब कितने स्तर पर होगा ये आने वाला समय ही बताएगा।
चलिए, बहुत सारी बहुत ये शुक्रिया तमाम- राघवेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन बजट अब आ चुका है और बजट ये देश के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा ये देखना होगा। लखनऊ से खबर है जहां पर हज 2021 के लिए मांगे गए अस्थायी आवेदन उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने मांगे हैं आवेदन। सहायक हज अधिकारियों के मांगे गए आवेदन, हज अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवेदन मांगे गए। 5 फरवरी तक इन पदों के लिए किए जा सकते हैं आवेदन। आवेदन से जुड़ी जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी की गई। तो हज अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 5 फरवरी तक इन पदों के लिए किए जा सकते हैं आवेदन। अस्थायी आवेदन मांगे गए। तो आवेदन से जुड़ी जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। हज 2021 के लिए अस्थायी आवेदन मांगे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने आवेदन मांगे हैं और सहायक हज अधिकारियों के आवेदन मांगे गए। तो 5 फरवरी तक इन पदों के लिए किए जा सकते हैं आवेदन। आवेदन से जुड़ी जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी की गई। लखनऊ से खबर, हज 2021 के लिए अस्थायी आवेदन मांगे गए। तो उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने आवेदन मांगे हैं। तो हज अधिकारी की तरफ से के लिए मांगे गए ये तमाम आवेदन 5 फरवरी तक ये आवेदन दिए जा सकते हैं। तो हज अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवेदन मांगे गए। 5 फरवरी तक इन पदों के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं। संवाददाता इसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, हज कमेटी की वेबसाइट पर कुछ वैकेंसीज निकली हैं, उनके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारत सरकार की तरफ से ये 2021 के लिए लोग यात्रा करने वाले हैं उनको लेकर ये डिटेल्स मांगी गई है। हालांकि ये अस्थायी आवेदन है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में जो हज यात्राएं थी वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब ये आवेदन मांग दिए गए हैं। इसमें हज जो सहायक हज अधिकारियों को ये आवेदन जमा करने होंगे, जिसमें जो भी महिला लोग जो जाना चाहते हैं हज यात्रा पर वो अपने डॉक्टरों के लिए उनका मेडिकल होगा उसके आवेदन कर सकते हैं। 5 फरवरी तक ये आवेदन किए जा सकते हैं, जिसको लेकर तो हज कमेटी की वेबसाइट है, नेशनल जो हज वेबसाइट है उस पर डिटेल्स पत्र दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश यही है कि जो ये स्थायी आवेदन होंगे, अगर अनुमति मिलती है तो उतने लोगों को, जितने लोगों की अनुमति मिलेगी उतने लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही साथ में केंद्र सरकार उन सारे आवेदनों की प्रक्रिया को पूर्ण कर देना चाहती है जो हज यात्रा पर बाहर जाना चाहते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर प्रयागराज से, जहां पर धूमनगंज के गौसपुर कटौला के अंदर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग अभियान के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। डिप्टी एसपी शुभम तोदी में फोर्स के साथ कर रहे थे चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पकड़े गए दोनों बदमाश। छानबीन में पता लगा कि दोनों शातिर चोर हैं। दोनों किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। तो जवाबी कार्रवाई में ये दोनों बदमाश पकड़े गए। डिप्टी एसपी शुभम वहां पर मौजूद थे और उसी दौरान इन बदमाशों ने फायर खोल दिया। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर नियमों का उल्लंघन करने पर गौर बिल्डर पर एक बड़ी कार्रवाई हुई। प्राधिकरण ने हरित क्षेत्र में कृत्रिम घास लगाने पर कार्रवाई की है। गौर सिटी के लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। गौर बिल्डिंग पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण अपने कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में जुटा है। गौर सिटी के लोगों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। तो हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने के पूरी तरह से आदेश दिए हैं। फिलहाल नियमों का उल्लंघन करने पर गौर बिल्डर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई।
खबर फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहृत 2 बच्चों को 6 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। पुलिस की मुस्तैदी से घबराए आरोपी मासूम को छोड़कर भाग गए। आगरा के भगवान टॉकीज के करीब दोनों बच्चे बरामद कर लिए गए। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। एसएसपी की टीम को 25,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। तो महज 6 घंटे के अंदर बच्चों को रिकवर कर लिया गया। ये 2 अपहरण कर लिए गए थे बच्चे और इनको 6 घंटे के अंदर ही अपहरणकर्ता छोड़कर फरार हो गए। खबर हरदोई से, जहां पर रंजिश में अधेड़ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से की गई अधेड़ की हत्या। परिजनों ने 5 लोगों को पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वारदात की सूचना पर एएसपी और एससीओ मौके पर पहुंचे। तो धारदार हथियार से की गई थी अधेड़ की हत्या। परिजनों ने 5 लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। खबर पौड़ी से, जहां पर पौड़ी से गुड़गांव जा रही एक कार अनियंत्रित होकर देवप्रयाग के पास खाई में गिर गई और घटना में एक होमगार्ड सहित 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शवों को खाई से बाहर निकालने के प्रयास में जुटी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्घटना में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।